हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और इस समय मैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अपनी कोचिंग लखनऊ में है और लखनऊ के आलमबाग में है। तो जब भी आपके पास टाइम हो, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पे आके कोचिंग को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी कोचिंग में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सारी ब्रांचेस की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो आप किसी भी ब्रांच के हों तो आप यहाँ पे आके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोचिंग पे आइए एक बार, ठीक है, और विजिट करिए। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा मिलते रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे ऑनलाइन ऐप है, इसके बारे में आप जानते होंगे। यूथ इंजीनियर्स एकेडमी ये ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ से। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फ्री में टेस्ट मिलेंगे, टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, फ्री में जाके टेस्ट लगा सकते हो किसी भी ब्रांच के, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और नॉन टेक के ढेर सारे टेस्ट फ्री में, ठीक है। क्योंकि तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि हमें अपने चेक करना पड़ता है कि हमारी तैयारी चल कैसी रही है। वो बिना आप टेस्ट दिए जज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी टेस्ट दीजिए, यहाँ का भी दीजिए और जहाँ भी आपको टेस्ट मिले आप वहाँ का भी दीजिए, ठीक है। और आपने अगर टेस्ट दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन का डिस्कशन कर लेंगे कि आपने गलतियाँ क्या क्या की हुई हैं, वहाँ पे हमें सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने नहीं दिया है तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें रिकॉल हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बस जरूरी है कि आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी तरफ। और ये पेज है जहाँ पे पता चल रहा है कि ये टेस्ट जो हुआ था ये 29 तारीख को हुआ था, जून में, जिसका मैं आज सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है में पूछा गया है रेशियो। इसमें आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ 5 डे बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी। दैट मीन्स आपसे पूछा गया है बीओडी 5 टू अल्टीमेट बीओडी, कितनी अधिकतम बीओडी हो सकती है और 5 दिन में कितनी बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऑक्सीकरण में या उसके ऑक्सीडेशन में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के लिए है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो जो भी अपने ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिन्हें सूक्ष्म जीव या आप कह सकते हो कि जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, उनके लिए हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इसमें निकालना है बीओडी 5 टू बीओडी अल्टीमेट का रेशियो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीओडी 5 का फॉर्मूला क्या होता है। जब बीओडी किसी टाइम पे, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। सो बीओडी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट, ब्रैकेट में आप यूज कर सकते हो 1 - e⁻, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है पावर्स पे, माइनस के इंटू टाइम, ठीक है। ये ई बेस पे है। ऐसे ही सेम फॉर्मूला आपको मिल जाएगा डी बेस पे, 10 बेस पे भी। दैट इज बीओडी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट 1 - 10 - के डी इंटू। तो यहाँ पे आपको देखने में डिफरेंस क्या मिल रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको के देखने को मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 वाले बेस पे तो आपको के डी देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, वैल्यूज का अंतर होता है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी यूनिट, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 10 के ऊपर कोई पावर लगी है तो क्या इस पावर की कोई यूनिट होगी। दैट मीन्स के डी इंटू टी, ये क्या है, यूनिट लेस है। ये क्या है, यूनिट लेस है।
दैट मीन्स आपको टाइम की यूनिट तो पता है, दैट इज डे। तो ऐसा क्या यहाँ पे रखा जाए कि यूनिटलेस हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूं, 1/डे। तो क्या होगा, डे से डे कैंसिल, दैट मीन्स के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट हो जाएगी 1/डे। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे क्या, 1/डे या डे इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आपसे फॉर्मूला पूछता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि वो आपको सोल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, विदाउट कैलसी तो मुश्किल होगा कि ये आपसे प्री के एग्जाम में पूछा जाए, किसी भी वनडे एग्जाम में। ठीक है, हाँ, बट मेंस के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्लास में इसको बहुत डीप में पढ़ाया भी है, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसका क्या है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो बहुत काम आएगा ये चीज़, क्योंकि आपको क्या है ना, आप ज़रूर भटकोगे, इससे अच्छा है क्या है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते रहना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको के की यूनिट लिख लेनी है और पीओडी के फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने बताया, हमें क्या निकालना है, बीओडी एट एनी टाइम टी। तो बीओडी एट एनी टाइम टी का मतलब क्या है, हमें 5 पे वर्क करना है। हमें किस पे वर्क करना है, हमारा टाइम गिवन है 5 पे। ठीक है, और टेम्परेचर जो हम लेते हैं जनरली दैट इज स्टैंडर्ड बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो क्या है फॉर्मूला, बीओडी अल्टीमेट 1 - 10⁻⁻, के की जनरली वैल्यू, के डी की वैल्यू क्या होती है 0.1, और टी की वैल्यू क्या रहेगी 5। और आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, और मैं इस बीओडी अल्टीमेट को यहाँ पे ले आता हूँ, तो बीओडी 5 डिवाइड बाई बीओडी अल्टीमेट इज इक्वल टू 0.667, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसे आप और क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2/3। तो 2/3 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज में भी पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे, इसी चीज को आप परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो कि बीओडी 5 बीओडी अल्टीमेट का कितना परसेंट होता है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट इज 66.7%। और कभी कभी इसी को हम किसके इक्वल लिख देते हैं, इसी को हम इक्वल कर देते हैं किसके, दैट इज 68%। सो बीओडी 5 जो होता है वो बीओडी अल्टीमेट का 68% कह दो। ठीक है, 2/3 कह दो, 68% कह दो। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डाटाबेस पे आपसे। ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यहीं पे था, तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपको याद याद रखना ये बात कि बीओडी 5 बीओडी अल्टीमेट का 68% होता है या 2/3 होता है इनका रेशियो। ठीक है, और जो केडी होता है दैट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, डे इनवर्स। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, स्कोर वॉल्व। ठीक है, स्कोर वॉल्व आर प्रोवाइडेड, स्कोर वॉल्व कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कोर वॉल्व की अगर मैं बात करूं, स्कोर वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्रेन वॉल्व। ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो ऑफ वॉल। ठीक है, इसे हम ड्रेन वॉल बोलते हैं या ब्लो ऑफ वॉल बोलते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज हम सफाई के लिए करते हैं। जैसे कि आपकी पाइप्स है, आप उसमें क्या कर रहे हो,
लगातार पानी का फ्लो करा रहे हो तो उसमें कुछ सेडिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पाइप में जमा होते चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चोकिंग की कंडीशन आ जाती है। दैट मीन्स जैसे आपका ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है और क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स बैठना शुरू कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। पहले एरिया ऑफ फ्लो कुछ ज्यादा होगा, बाद में एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इससे चोकिंग की कंडीशन आ जाती है। तो आप इस गंदगी को साफ करने के लिए आप क्या करते हो, आप स्काउर वॉल्व, ड्रेन वॉल्व या ब्लो ऑफ वॉल्व का यूज करते हो। ये सेम एज स्लूज वॉल्व जैसा ही होता है या गेट वॉल्व जैसा ही होता है। आप क्या करते हो, जैसे टोटी होती है, आप टोटी खोल देते हो तो क्या होता है, पानी निकल जाता है। सेम वैसे ही इसका भी होता है कि आप लोग क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे, इसको ओपन कर दोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, नीचे से निकल जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसका नाम क्या होता है। आपसे तरह तरह के नाम पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा नाम इसका नहीं है, ठीक है। जैसे उसने नाम बोल दिया स्कोर बॉल, तो स्कोर बॉल को अदर किस नाम से नहीं जानते हैं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसके अदर नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपको ये 2-3 नेम दे देगा और या फिर कोई एक नेम दे देगा, बाकी 3 नेम किसी अदर चीज को दे देगा और पूछेगा कौन सा इसमें से स्कोर बॉल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नेम्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाकी इसका पर्पस क्या है, तो इसकी पर्पस की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्पस दिया है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, एट स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, तो कंट्रोल करने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्लूस, स्लूस वॉल्व का, या इसे गेट वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड ऑफ द ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर, ठीक है, एट द फुट ऑफ राइजिंग मेन अलोंग द स्लोप ऑफ प्रिवेंट बैक रनिंग। तो बैक रनिंग को रोकने के लिए कौन सा यूज होता है, ये होता है आपका चेक वॉल्व, या फिर क्या होता है रिफ्लक्स, या फिर क्या होता है वन वे वॉल्व, या फिर और इसका एक नेम होता है नॉन रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है। तो सोचो कि एक ही वॉल्व के इतने सारे नाम हैं, चेक वॉल्व, रिफ्लेक्स वॉल्व, वन वे वॉल्व, नॉन टर्निंग वॉल्व। तो ये क्या करता है, ये बैक फ्लो को रोकता है। ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ही क्या करता है, फ्लो को अलाउ करता है जाने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, वन डायरेक्शन में फ्लो को जाने के लिए अलाउ करता है आपका ये वाला वॉल्व। तो आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एट एवरी सबमिट ऑफ राइजिंग मेन, देखो इसका यूज कभी भी सबमिट पे नहीं करते। इसका यूज कहां पे करते हैं, जहां पे डाउनफॉल होता है। जैसे कि आपकी पाइप जा रही है ऐसे, तो आप यहां पे यूज करोगे क्या, आप यहां पे यूज करोगे अपना स्कॉर वॉल या ड्रेन वॉल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी सेडिमेंट्स यहाँ जमा रहेंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। जो भी सेडिमेंट्स आपके यहाँ पे होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे और आप यहाँ से क्या कर दोगे, उन्हें ड्रेन आउट कर लोगे, उन्हें आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको ये काम करना होता है। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सबमिट पे, सबमिट मतलब ऊंचाई पे नहीं, इसे हम कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे लोअर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं, लोअर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन सही आंसर क्या है आपका, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एट एवरी डिप्रेशन पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब जहां पे पॉइंट क्या है, जहां पे पाइप नीचे है, डिप्रेशन में है, आप वहां पे इसका यूज करोगे। एंड टेड इन टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर, ठीक है। इसका यूज क्या है, वेस्ट वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। इसका यूज क्या करते हैं, ड्रेन वाटर को, जो भी वेस्ट है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए। जो भी गंदगी आपके पाइप में जमा हो चुकी है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेन वॉल्व का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, डिप्रेशन पे यूज करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। सो दैट क्या हो, जैसे आप इस वॉल को ओपन करोगे तो हर तरफ से सेडिमेंट्स क्या करेंगे, पानी के साथ बह के नीचे आ जाएंगे और यहाँ से वो क्या करेंगे, इजिली निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे ऊंचाई पे लगाओगे तो क्या होगा, सोचो। जैसे कि आपकी पाइप ये है, दिस इज योर पाइप, तो क्या सेडिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, क्या सेडिमेंट्स यहाँ पे आएंगे अगर आपने वॉल्व ओपन किया, नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो वाटर का फ्लो होगा पूरे, क्योंकि आप जब इसे ड्रेन आउट करोगे तो क्या करोगे, पहले आप सारे सप्लाई को बंद करोगे, उसके बाद आप ओपन करोगे। तो क्या होगा, इधर वाला फ्लो, इधर वाला फ्लो नहीं आएगा इस तरफ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डिप्रेशन पॉइंट पे प्रोवाइड कर देते हैं। डिप्रेशन पॉइंट पे प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सारा पानी बंद होने पे इस तरफ आता है और आप ड्रेन खोल देते हो तो क्या होता है, गंदा पानी बाहर
निकल जाता है। और कभी कभी से आप कहाँ पे यूज करते हो, डेड इंड्स पे भी यूज कर लेते हो। डेड इंड्स क्या होते हैं कि जहां पे पाइप जाके खत्म हो जाए, क्या हो जाए, जहां पे पाइप जाके खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डेड एंड क्या होता है, एक सिस्टम होता है वाटर सप्लाई करने का, ठीक है, जो कि किसी भी अनऑर्गेनाइज सिटी के लिए, जो पहले से कुछ डिफाइन नहीं थी कि सिटी कैसे होगी, ठीक है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पाइप कहीं भी जाएगी और कहीं भी जाके किसी घर पे जाके रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेडिमेंट्स यहाँ पे आके जमा होने लगे हैं। तो आप क्या करोगे, एट द एंड पॉइंट आप एक वॉल प्रोवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे आप, एट द एंड पॉइंट आप वॉल प्रोवाइड कर दोगे। सो क्या होगा कि जब आपको लगेगा कि इसमें सेडिमेंट्स जमा हो चुके हैं, तो आप इस वॉल को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। आप इस वॉल को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। और जैसे आप ओपन करोगे तो क्या होगा, फ्लो के साथ साथ क्या होगा, जो उसमें गंदगियां होंगी वो भी क्या कर जाएंगी, पाइप से बाहर निकल के बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो आप डेड एंड सिस्टम पे भी इसका यूज कर सकते हो और डिप्रेशन पॉइंट पे ही यूज करोगे, सो दैट वो क्या हो, अपने आप फ्लो करके बाहर निकल जाए, आपको कोई भी पंप वगैरह का यूज ना करना पड़े, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोर वॉल्व के लिए, स्कोर वॉल्व एट एवरी डिप्रेशन, ठीक है। हर डिप्रेशन मतलब जो भी पॉइंट लोअर पॉइंट होगा, ठीक है, लोअर पॉइंट, दैट इज लोअर पॉइंट। डेड एंड पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। डेड एंड जहां पे पाइप खत्म होता है वहां पे आप ओपन कर दोगे तो पानी यहाँ से सारा निकल जाएगा, गंदा पानी। इसका यूज किस लिए करते हैं, वेस्ट वाटर को निकालने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए उन्हें, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको इससे याद रखनी है। चौथी बात, इसके नाम याद रखने हैं, दैट इज ड्रेन, ड्रेन, ड्रेन या फिर ब्लो ऑफ, ठीक है। ये दो नाम याद रखने हैं आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूम कर देता हूं मैं इसके लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मेजर डिसएडवांटेज, सबसे पहले ध्यान दे देना है कि ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है, ना कि एडवांटेज, ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस वाटर सॉफ्टनिंग। तो इससे हमें एक बात तो पता लग गई, क्या, कि जो अपना लाइम सोडा प्रोसेस होता है ये किस में यूज करते हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबसे एक सबसे बेस्ट वाला दैट इज मेथड कौन सा, जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड का भी यूज कैसे करते हैं, वाटर को सॉफ्टनिंग कर, तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, दैट मीन्स टू रिमूव हार्डनेस। वाटर को सॉफ्ट करना मतलब टू रिमूव हार्डनेस, टू रिमूव हार्डनेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक जो मेथड यूज करते हैं दैट इज जियोलाइट। और ये आपसे बहुत पूछता है कि इस मेथड से आप क्या अचीव करते हो, जीरो हार्डनेस अचीव करते हो, तो दैट मेथड इज जियोलाइट मेथड, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पे बात करना है किसका, लाइम सोडा मेथड का। लाइम सोडा का मेथड में क्या है, आप लाइम और सोडा इन दोनों का मिक्सचर यूज करते हो, किसमें, वाटर में, टू रिमूव हार्डनेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या इसके डिसएडवांटेज है हमें ये देखना है। तो इट इज अनसुटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडिक वाटर, ठीक है, अनसुटेबल है। तो ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म विच क्रिएट अ डिस्पोजल ऑफ प्रॉब्लम। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि ये क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, कि जैसे ही आप क्या करते हो, लाइम और सोडा का आप रिएक्शन कराते हो, वाटर में डालते हो, तो ये क्या करता है, ये कुछ प्रेसिपिटेट बनाता है, दैट इज CaCO3, ठीक है। इसका ढेर सारा प्रेसिपिटेशन बैठेगा जो आपकी पाइप में जाके बैठ जाएगा, तो इससे क्या होगा, चोकिंग की कंडीशन आ जाएगी। प्लस क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, इसका भी आपको ढेर सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा जब आप क्या यूज करते हो, लाइम सोडा प्रोसेस यूज करते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, पाइप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका लाइम सोडा प्रोसेस का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ वॉल्व विच इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द फ्लो। आपको वॉल्व के बारे में बताना है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, स्ट्रीट कॉर्नर एंड वेयर द पाइप लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है।
तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों में क्या लगी होती है, टोटी लगी होती है, और हम पानी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको टोटी को ओपन करके, ठीक है। तो जस्ट वही चीज है, इसका बस नाम क्या है, आपको साइंटिफिक नाम आपको पता नहीं था, तो आज आपको जानने को मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी वॉल्व है जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज स्लूज वॉल्व। स्लूज वॉल्व का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं वाटर को कंट्रोल करने में। जो हमारे घरों में नॉर्मल टोटी लगी होती है ना, उसी वही है ये स्लूज वॉल्व, ठीक है। और इसके अदर नेम्स भी आप जान सकते हो क्या होते हैं, ठीक है। तो स्लूज वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, गेट वॉल्व बोलते हैं। गेट वॉल्व मतलब आपने गेट ओपन किया तो पानी आएगा, गेट ओपन नहीं किया तो पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस नाम से भी इसको जानते हैं। चेक वॉल्व क्या होता है, चेक वॉल्व के बारे में आपको पता है कि ये कैसा वॉल्व होता है, वन वे वॉल्व होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, वन वे वॉल्व, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लो को वन डायरेक्शन में ही रखता है, ठीक है। उसके बाद इसका अदर नेम क्या है, वन वे वॉल्व का अदर नेम क्या है, रिफ्लक्स वॉल्व। और इसका एक नेम और है, दैट इज नॉन रिटर्निंग वॉल्व। ये पानी को रिटर्न नहीं होने देता है, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर को रिटर्न नहीं होने देता है, ठीक है। बट ये अपना आंसर नहीं है। फिर क्या है, सेफ्टी वॉल्व। तो क्या होता है कि जब पाइप में फ्लो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि कभी कभी अचानक से क्या होता है कि पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर रिलीफ वॉल्व यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कभी मान लीजिए आपके पाइप में एयर आ गया तो एयर रिलीफ वॉल्व यूज कर लेते हैं। तो ऐसे वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो इनका यूज हम सेफ्टी पर्पज के लिए करते हैं, ना कि कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर अपना क्या है, स्कॉर वॉल्व, जिसको भी हमने जल्दी डिस्कस किया हुआ है कि इसका यूज हम क्या करते हैं, सारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और इसके अदर दो नाम क्या थे जो मैंने आपको बताए हुए थे, ड्रेन वॉल्व, या इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लो ऑफ वॉल्व। तो आपको नेम याद रखने हैं, क्योंकि एसएससी जेई में क्या करता है, वो आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं पूछेगा, वो आपसे इनके ये सारे नाम ही पूछेगा, और आप नाम में ही क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सारे नाम को याद रखना है और नोट करके रख लेना अलग से, ठीक है। बाकी इनका काम क्या था, मैंने आपको बता दिया कि स्कॉर वॉल का काम क्या है, वेस्टेज को कलेक्ट करना। चेक वॉल का काम क्या है, पानी को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। लूज वॉल का काम क्या है, जो आपकी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि वाटर को कंट्रोल करना। और सेफ्टी वॉल्व क्या है, प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करना, या फिर एयर आ जाए तो उसको कंट्रोल करना। ये दो काम किसके हैं, सेफ्टी वॉल्व के हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है, अपनी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। कंट्री लाइक इंडिया, तो इंडिया में क्या हो रहा है, वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइंड टू वन सीजन। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम भी रेनी सीजन आने वाला है, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, अब रेनी सीजन भी आएगा। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि रेनी सीजन कुछ टाइम के लिए होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो वही बात इन्होंने बता रखी है। फिर ये बोल रहे हैं कि सुइटेबल सीवरेज सिस्टम, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे ही क्या है, सीवरेज सिस्टम है, और ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। चाहे आप बोल दो पार्सली कंबाइंड, चाहे आप बोल दो क्या पार्सली सेपरेट, ये दोनों बातें एक ही है। तो अपने पास क्या है, तीन टाइप के सीवरेज सिस्टम है कि आप कैसे सीवेज को घरों से लेके आप लेके जाते हो उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक है। तो ये तीन आपके पास सिस्टम है। तो इसमें से कौन सा सिस्टम हम कहां पे यूज करने वाले हैं, अपने इंडिया में। तो मैं पहले बता दूं आपको कि सेपरेट सिस्टम क्या है। सेपरेट सिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना वेस्ट वाटर है उसको अलग पाइप में, और जो साफ पानी है, जैसे जैसे बारिश वगैरह हुई, रेन वाटर हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं, अलग ओपन ड्रेन्स में या अलग ड्रेन्स में इन्हें क्या करते हैं, हम कैरी करते हैं। तो जब हम दोनों चीजों को अलग अलग कैरी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट सिस्टम, ठीक है। सीवेज को अलग कैरी कर दिया, और स्टॉर्म वाटर या बारिश के पानी को क्या कर दिया, अलग कैरी कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेपरेट सिस्टम। फिर क्या है, फिर आता है अपना कंबाइंड सिस्टम। इसमें एक बहुत बड़ा सा पाइप बना देते हैं, और क्या करते हैं, इसमें सीवेज प्लस रेन वाटर, सीवेज प्लस रेन वाटर दोनों ही एक ही पाइप में हम क्या कराते हैं, यूज कर लेते हैं कैरी कराने के लिए। कहां से, घरों से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, एक ही पाइप में दोनों चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पार्सली में क्या होता है, पार्सली में क्या करते हैं हम,
कि एक ऊपर ड्रेन लगा देते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जगह जगह पे। और क्या कर लेते हैं, और एक पाइप लगा देते हैं रोड पे, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्सिली सिस्टम, ठीक है। मतलब सीवेज और रेन वाटर, इसका कुछ पार्ट तो यहाँ पे जाएगा, जो आपके घरों से मान लीजिए आपका क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, और घरों से जो सीवेज निकल रहा है उसे आप क्या करोगे, बिलो दी रोड, जैसे आपके यहाँ पे रोड बना होगा, ठीक है, जैसे आप देखते हो नॉर्मली ये आपका रोड बना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी रोड। और ये क्या है, ओपन ड्रेन्स। ये क्या है, ओपन ड्रेन, दैट इज ओपन ड्रेन। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा गंदा पानी फ्लो कर रहा होगा, दैट इज हल्का सा गंदा होगा, क्योंकि ये स्टॉर्म वाटर है तो ज्यादा गंदा नहीं होगा, बस ये रोड की गंदगी ले जाके इसमें डाल देगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि पार्सली सिस्टम में ऐसा ही करते हैं कि कुछ पानी, जो बारिश का पानी जो रोड वगैरह पे आ रहा है या पब्लिक प्लेसेस पे आ रहा है, तो वो सब कहाँ जाएंगे, ड्रेन्स के अंदर चले जाएंगे। बाकी जो सीवेज में मिल जा रहा है, जैसे आपके घर से जो सीवेज निकल रहा है, उसमें आपने क्या किया, आपके घरों से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, जो छत पे पानी है या आंगन में पानी है, वो सारा पानी आपके कहाँ चला जाएगा, सीवेज में मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सीवेज थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, तो आगे चल के क्या होगा, इसको ट्रीट करने में आपको थोड़ी सी आसानी भी मिल जाएगी। तो इसका ये फायदा भी है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, पानी को सीवेज में मिला देते हो, तो इससे क्या होता है, उसका डाइल्यूशन हो जाता है, तनुकरण इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो तनुता हो जाती है, मीन्स उसमें जो सीवेज की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। इससे फिर क्या होता है कि आगे जाके ट्रीटमेंट प्लांट में आप आसानी से उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई। तो अब हमें बात करना है कि हम इंडिया में जहां पे क्या है कि सिस्टम कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी नहीं होती है, उसके लिए क्या करें। तो मान लो कि पहला मैंने ये कर दिया, मैंने दोनों सिस्टम में बना दिए, तो मैंने काफी बड़ा एरिया डिजाइन कर दिया, काफी बड़ा सा सीवेज मैंने डिजाइन कर दिया, ठीक है, सीवर सिस्टम। अब क्या हुआ कि कभी तो पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है और कभी पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो जब यहाँ भर के फ्लो करेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब पानी इसमें बचेगा ही नहीं, सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ सीवेज रह जाएगा, ठीक है। और सीवेज में क्या है, सॉलिड वगैरह भी काफी है, ठीक है, और उसे कैरी कराने के लिए वाटर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, सब वहीं पे रुक जाएंगे, जमना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें दिक्कत करेंगी, ठीक है। तो हम लोग अपने यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम तो यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कंबाइंड सिस्टम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अदर दो सिस्टम में कौन सा सिस्टम यूज कर लें, ठीक है। तो अदर दो सिस्टम में कौन सा सिस्टम हम लोग यूज कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली अपना सेपरेट सिस्टम यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेट सिस्टम यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि सीवेज अलग निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग वाटर अलग निकल जाता है, ठीक है। और क्योंकि बारिश कभी कभी ही होती है, ठीक है, तो ये चीज है। और क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो है, अगर आपका बारिश हमेशा हो रही है, ठीक है, तो भी आप इस चीज का यूज कर सकते हो, लेकिन बारिश लाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, सेपरेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज है। और क्या कर सकते हैं, और देखा जाए कि जैसे कॉस्ट की मैं बात करूं, तो अगर आप एक साथ पूरा पाइप लगाते हो तो क्या होता है कि आपको थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्ट में बचत होती है, ठीक है, कॉस्ट में क्या होती है, बचत हो जाती है। बट अगर आप दो अलग अलग पाइप लगाते हो तो क्या करना पड़ता है, आपको एक्सकेवेशन ज्यादा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको एक्सकेवेशन ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है कि आपको अगर रोड इतनी आपकी चौड़ी नहीं है और आप उसमें क्या करना चाहते हो, दो एक्सकेवेशन करना चाहते हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट अब इंडिया में तो हम लोग यही यूज करते हैं, दैट इज सेपरेट सिस्टम। हम लोग सीवेज के लिए अलग बना देते हैं और स्ट्रॉन्ग वाटर को कैरी करने के लिए अलग बना देते हैं। जब स्ट्रॉन्ग वाटर का टाइम आता है, ढेर सारी बारिश होती है, तो वो अलग स्ट्रॉन्ग वाटर में कैरी होता है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग वाटर आपका खाली पड़ा रहता है, ठीक है। और सीवेज अपना सीवेज, क्योंकि वो फिक्स है कि इतना निकलना है हर साल, तो वो अपने हिसाब से डेली चलता रहता है सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेपरेट सिस्टम यूज्ड इन इंडिया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the percentage of filter water which is used for backwashing in rapid sand filter। तो यहाँ पे आपको रैपिड सैंड फिल्टर के डाटाज याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है परसेंटेज फिल्टर्ड वाटर,
ठीक है, क्योंकि हम फिल्टर वाटर का ही यूज करते हैं किसके लिए, बैक वॉशिंग के लिए। अब ये बैक वॉशिंग क्या है और ये कहाँ करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहले मैं आपको कुछ बातें आराम से बता देना चाहता हूँ कि रैपिड सैंड फिल्टर क्या होता है। ये एक फिल्टर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा क्या होता है, रूम होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे ग्रेवल ऊपर सैंड की लेयर लगा देते हैं और क्या करते हैं, इसमें हम पानी का फ्लो करवाते हैं। क्या कराते हैं, इसमें हम पानी भर के छोड़ देते हैं ऊपर, ठीक है। तो पानी क्या होता है, यहाँ से परकुलेट होके नीचे जाएगा और यहाँ से पाइप से आप क्या करोगे, इसे कलेक्ट करके बाहर लेके निकल जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। तो सैंड क्या है, एक अच्छा मीडियम है, फिल्टर मीडियम है, क्योंकि इसके वॉइड्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आसानी से पानी साफ होके बाहर निकल जाता है, आपको साफ पानी मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैक वॉशिंग की, क्योंकि क्या होता है जब आप इसको बहुत समय तक यूज करते रहते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है उनकी एक लेयर जम जाती है। क्या होती है, इम्प्योरिटीज की एक लेयर जम जाती है, जिससे क्या होता है कि पानी अब परकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रैपिड सैंड फिल्टर को चाहिए होती है सफाई। सफाई कैसे करते हैं, सफाई हम करते हैं बैक वॉशिंग से। कैसे करते हैं, बैक वॉशिंग से क्या करते हैं, इसी पाइप से दोबारा पानी ऊपर की ओर फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इन सारे जो ब्लॉकेज हैं जिनमें सॉलिड्स चिपक गए हैं उनको ओपन करके क्या करता है, इनको ओपन करके बाहर ले आता है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, ऊपर यहाँ पे तैरने लगते हैं, तैरने लगते हैं और फिर हमने क्या करते हैं, और ज्यादा पानी देंगे तो ये सब क्या कर जाएंगे, बाहर एक ड्रेन होती है जिसपे ये सारे कलेक्ट हो जाते हैं और वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके ये ड्रेन्स में वॉश आउट हो जाते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, जो भी छोटे छोटे इम्प्योरिटीज होती हैं, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पानी ऊपर उठता जाएगा और फिर क्या होगा, ड्रेन्स में हर तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बैक वॉशिंग करते हैं, ये प्रोसेस क्या है, बैक वॉशिंग, क्योंकि आपने वाटर को क्या कर दिया है, बैक कर दिया है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, आपको याद रखना है, दैट इज यूज्ड इन ओनली एंड ओनली रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। ये आपको यूज करना है रैपिड सैंड फिल्टर में, ठीक है। तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज कितना यूज करते हैं वाटर का जो कि फिल्टर्ड वाटर है, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर का यूज करते हैं, आप घर से पानी लेके मत आ जाइएगा, ठीक है। तो कितना लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 2 से 4%, यही सही है। बट कभी कभी 4 की जहाँ आपको 5 भी देखने को मिल सक जाएगा, तो ठीक है, तो 2 से 5% जनरली हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में 2 से 4% है, तो सबसे आपका सही आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इतना परसेंट वाटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बैक वॉशिंग के लिए। तो जब भी आप क्या करते हो, मेंस के क्वेश्चन लगाते हो, तो उसमें आप इस वाटर को कंसीडर करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो क्या कर दिया, 100 लीटर आपने क्या कर दिया, आपने 100 लीटर वाटर फिल्टर कर दिया, तो आप मान के चलोगे क्या कि आपका सिर्फ 95 लीटर वाटर ही क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 लीटर वाटर तो आप क्या करने वाले हो, दोबारा फिर से यूज करने वाले हो उसी प्रोसेस के लिए जहां से आपको ये पानी मिला था, ठीक है। तो मेन से क्वेश्चन लगाने से ये सब सारे फायदे होते हैं, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं कि इस टाइम क्या हो चल रहा है कि एसएससी मेंस वगैरह में लगभग मुझे तो 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है लगातार, ठीक है। कि आपको क्या करना है, डिफाइन करना है रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर, और उनके बीच में क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है और इनके सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सैंड यूज करते हो तो इस सैंड के साइज क्या होते हैं, ठीक है, इनका इफेक्टिव साइज क्या होता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10 वो साइज होता है जिससे क्या होता है कि वो एक साइज होता है जिससे 10% पार्टिकल क्या होते हैं, फाइनर होते हैं, ठीक है। ऐसी साइज जिससे 10% पार्टिकल्स क्या हो, फाइनर हो, ठीक है। तो D10 का मतलब पता होना सबसे पहले तो ये जरूरी है। इस D10 को बोलते क्या है, इफेक्टिव साइज या प्रभावी माप किसका, जो भी आप सॉइल यूज कर रहे हो या सैंड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनका इफेक्टिव साइज। तो D10 कितना होना चाहिए, रैपिड सैंड फिल्टर का। तो रैपिड सैंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। दैट मींस लगभग 0.35 से कहीं कहीं आपको 0.6 तक देखने को मिल जाएगा में, ठीक है। तो क्या होता है, इसका D10 काफी ज्यादा होता है, ठीक है, 0.35 से 0.6। अगर मैं इसी जगह पे किसका बात करता, स्लो सैंड फिल्टर का, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज 0.2 से 0.35 तक, 0.2 से 0.35 तक फॉर स्लो सैंड फिल्टर।
बट अभी मैं आपको सिर्फ रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी आपको, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है दैट इज यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट। ये आप सॉइल में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला दैट इज D60/D10, D60/D10, ठीक है। बट आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। ये एक रेशियो होता है, तो इसकी वैल्यूज पूछता है कि रैपिड के लिए कितनी रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि D10 ज्यादा है, D10 ज्यादा है तो इसकी वैल्यू स्लो सैंड से क्या आएगी, कम आएगी, स्लो सैंड से कम आएगी। इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है 1.2 से 1.8 तक हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। 1.2 से 1.8 तक ले सकते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको ऐसे कुछ डाटा याद रखने हैं, ठीक है। और क्या है कि आपका कितना वाटर यूज होता है, प्लस क्लीनिंग कितने टाइम में करते हैं, क्लीनिंग पीरियड क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, क्लीनिंग पीरियड। तो क्लीनिंग पीरियड ये होता है कितना, 24 घंटे से कभी कभी 48 घंटे। मतलब आपको क्या करना है, हर 1 से 2 दिन में आपको इसकी सफाई करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या करता है, बहुत रेट से पानी साफ करता है, और आपसे रेट भी पूछता है कि क्या रेट है इसकी, ठीक है, किस चीज की, वाटर को साफ करने की, ठीक है, वाटर को फिल्टर करने की रेट क्या है। तो इसकी रेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रेट होती है कितनी, 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो खास बात ध्यान देने वाली है दैट इज आर, ठीक है। ये डेज में नहीं है, ये आवर्स में है, आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। अगर आपको डेज में चाहिए तो क्या करोगे, 24 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बट अभी मैंने आपको आवर्स में बताया है तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको यूनिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका रेट है वाटर को ट्रीट करने का, ठीक है। तो ये बातें हैं कि अगर आपका फिल्टर का एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 घंटे में आप 3000 से 6000 लीटर पानी क्या कर सकते हो, आप प्योरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई रैपिड सैंड फिल्टर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे हमने बात की थी कि BOD5 हम कैसे निकालते हैं, तो BOD5 या जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड BOD, स्टैंडर्ड BOD या इसे हम बोलते हैं क्या, मानक BOD, ठीक है। तो ये क्या होता है, BOD5, BOD 5 days एट द रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड BOD किस पे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड BOD 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 डेज पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड BOD क्या होती है। स्टैंडर्ड BOD आपकी BOD 5 ही होती है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट BOD फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं BOD 5 को ही फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी का यूज करते हैं जनरली, ठीक है, बातचीत करने में। तो ये चीज है, तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आपको बस यही आंसर टिक कर देना था, स्टैंडर्ड BOD। और ये बात याद रखनी है, ठीक है, 5 डेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एज कंपेयर टू हायर पीएच वैल्यू, ठीक है। आपको कंपेयर करना है किससे, हायर पीएच वैल्यू, द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लोअर पीएच वैल्यू इज, ठीक है। आपको कंपेयर करना है क्या, कॉन्टैक्ट पीरियड के बारे में। कॉन्टैक्ट पीरियड क्या होता है, कॉन्टैक्ट पीरियड का मतलब कि आप कितने टाइम तक कांटेक्ट करा के रखते हो किसका, क्लोरीन का एंड वाटर का, तो दैट क्या हो जाए, डिसइंफेक्शन हो जाए या रोगाणु नाशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन है क्या, एक डिसइंफेक्टेंट है, एक रोगाणु नाशक है, जिसे हम पानी में मिला के क्या करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या जिन्हें हम रोगजनक जीवाणु कहते हैं, उन्हें हम मारने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट पीरियड क्या है कि पानी और क्लोरीन कितने समय तक आपस में मिले हुए हैं, इस चीज को इंश्योर करता है कॉन्टेक्ट पीरियड। तो जितनी जल्दी क्या हो जाएगा, जितनी जल्दी क्लोरीन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर देगा, कांटेक्ट पीरियड क्या रहेगा उतना ही कम रहेगा। और जितना ज्यादा समय लगेगा उसको
क्या होगा, कॉन्टैक्ट पीरियड आपको उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच का क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉन्टैक्ट पीरियड पे, और कॉन्टैक्ट पीरियड क्या होगा, अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कॉन्टैक्ट पीरियड आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी मतलब से काम करने की क्या है, पावर ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो क्या होगा, आपको कम समय तक पानी और क्लोरीन को मिला के रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, सारे डिसइंफेक्टेंट किल हो जाएंगे, ठीक है। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, क्लोरीन की, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा डाटा है जो आपको याद होना चाहिए कि पीएच पे, मतलब पीएच पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि फ्री क्लोरीन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फ्री क्लोरीन, मुक्त क्लोरीन जिसे हम बोलते हैं, मुक्त क्लोरीन। इसमें 3 आते हैं, कौन कौन, Cl2, HOCl जिसे हम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और क्या आता है OCl-, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है, सबसे पावरफुल होता है HOCl। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, इन तीनों में, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि आपको सेम क्लोरीन आपने डाली है, आप चाहोगे कि आपके पानी में Cl2 हो, HOCl हो या OCl- हो, तो जाहिर सी बात है कोई समझदार इंसान क्या चाहेगा, वही चाहेगा जो क्या हो, मोर पावरफुल हो, ठीक है। तो HOCl ही चाहेगा। तो HOCl आने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो HOCl आप कैसे लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन तो सेम है, आपने डाला सेम चीज है, ठीक है। तो कब ये बनेगा, कब ये बनेगा और कब ये बनेगा, तो ये पीएच पे डिपेंड करता है, ये क्या करता है, पीएच पे डिपेंड करता है। तो जब पीएच 5 से 7 हो, जब क्या हो, पीएच 5 से 7 हो, तो आपको HOCl देखने को मिलेगा आपके पानी के अंदर, ठीक है। और जब पीएच क्या हो, 7 से ज्यादा हो, तो आपको OCl- देखने को मिलेगा। और जब पीएच क्या हो, 5 से कम हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पानी में क्लोरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि पीएच क्या हो, थोड़ा सा कम हो, ठीक है, क्योंकि पीएच क्या होता है 0 से 7 तक, पीएच की रेंज क्या होती है 0 से 14, बीच में कहीं पे आता है कौन, 7, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा हो या कम हो, तो कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कम होगा तो क्या बनेगा, HOCl बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट पीरियड आप कम रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर पीएच पे, लोअर पीएच पे कॉन्टेक्ट पीरियड क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है, क्या होता है, स्मॉलर होता है, बिकॉज HOCl होता है उस टाइम प्रेजेंट, ठीक है। और Cl2 भी क्या होता है, OCl- से ज्यादा ये होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपने क्या कर दिया, 7 से 5 के बीच में अगर आपने मेंटेन कर दिया पीएच, तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट पीरियड आपको कम यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि HOCl OCl- से कितने टाइम मोर पावरफुल है, कितने टाइम मोर पावरफुल है, दैट इज 80 टाइम्स, दैट इज 80 टाइम्स। कहीं कहीं पे यही 80% लिखा होता है, बट वो गलत है, ठीक है। तो 80 टाइम्स मोर पावरफुल होता है, ठीक है। तो 80 टाइम्स मोर पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है कौन, HOCl। आपको ये सारी बातें अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बस यही सारे क्वेश्चन ही आते हैं। लोग थोड़ा सा डाटा में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको चीजें बहुत अच्छे से रख लेनी है, याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्लोरीनेशन जो होता है ना, डिसइंफेक्शन जो होता है, वो क्लोरीन से किया जाता है। बाकी ये क्वेश्चन लगातार 2 बार मेंस में आया हुआ है कि आप डिफाइन करिए कितने टाइप के डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, उसने बार बार पूछा है कि क्लोरीनेशन को भी डिफाइन करिए, ठीक है। तो कितने टाइप के डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो बताइए, प्लस क्लोरीनेशन को डिफाइन करिए। ये क्वेश्चन 2 बार लगातार आया हुआ है एसएससी के मेंस में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप अल्ट्रावायलेट रेज का यूज कर लेते हो, प्लस आप क्या करते हो आप ओजोन का यूज कर लेते हो, आप वाटर की बॉइलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप लाइम वगैरह का यूज कर सकते हो, तो ऐसे केमेनोफोर का यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे कई तरह के डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो, बट उन सब में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, अपना क्लोरीन, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको सारे डिसइंफेक्टेंट के नाम पता होने चाहिए, और आपको क्लोरीन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि अपने चैप्टर में मेनली क्लोरीन के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज। तो डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या है, घुलित ऑक्सीजन।
आपके पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में भी रहती है, ठीक है, जिससे मछलियां वगैरह क्या करती हैं, वाटर लेती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो क्या होता है कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम पूछ रहा है कि कब ज्यादा होता है, मैक्सिमम एट नून, मिनिमम एट नून, मैक्सिमम एट मिडनाइट, सेम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कब ज्यादा होगी स्ट्रीम में, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक स्ट्रीम बना देता हूँ, ये नदी है आपकी, ठीक है, पानी फ्लो कर रहा है, और ये क्या है, नीचे बेड है, नीचे क्या है आपका, बेड है, पानी ऊपर फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा कि आपको पता है कि जैसे कि अपना एक सन होता है, ठीक है, तो सन क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपने वो स्ट्रीम में नीचे बेड्स पे कहीं कहीं क्या होता है, एल्गाई आ जाती हैं। कौन आ जाता है, एल्गाई। और एल्गाई या शैवाल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये सन की रेस को पाते हैं, वो हीट एनर्जी को पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण करके या फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर वो वाटर के अंदर O2 जनरेट करते हैं। जो O2 क्या होता है, जो O2 आपके वाटर में या स्ट्रीम में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, आपके वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब फास्टर होगी, जब हीट ज्यादा मिलेगी, जब एनर्जी सन की ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि कब सन की एनर्जी ज्यादा रहेगी, नून में या मिडनाइट में। तो मिडनाइट में तो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी नून में, मिनिमम तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होगी नून टाइम में, ठीक है। और सेम थ्रू आउट द डे, नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट नून, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, जो सन है वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट कर रहा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे एनर्जी आएगी वो ज्यादा आएगी, जो ज्यादा आएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, ज्यादा O2 रिलीज होगा। तो मैक्सिमम एट नून, ओके। और आपको ये बताना है कि कमेंट करके कि जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी अपने स्ट्रीम में क्या होती है, मछलियां वगैरह रहती है ना, अपने स्ट्रीम में क्या रहती है, मछलियां वगैरह रहती है, प्यारी प्यारी सी, ठीक है। थोड़ी सी क्या हो गई, अजीब बन गई है, ठीक है। तो जो भी मछलियां होती हैं, काफी डरावनी लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ। जो अपने पानी में क्या होती है, मछलियां होती है या एक्वेटिक लाइफ होती है जितनी भी, ठीक है, तो उनके लिए कितना ऑक्सीजन होना चाहिए मिनिमम, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में तो आसान है, बट क्या है, इस मछली को कुछ ना कुछ ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन का लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए, किस लिमिट से ज्यादा कम, ठीक है। तो आपको लिमिट बतानी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन की और फिशेस और एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है इसे प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में, तो आई थिंक आपको याद भी होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि लिमिट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गाई कंट्रोल। एल्गाई को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा कंपाउंड यूज करते हो, आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। तो CuSO4 का यूज करते हैं हम लोग किसमें, अलगाई को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अलगाई अच्छी भी लगती है, और कभी कभी अलगाई हमारे लिए क्या करती है, दिक्कत भी क्रिएट कर देती है, वो पानी को बहुत ज्यादा गंदा कर देती है, ठीक है। तो पानी कैसा हो जाता है, काफी बेकार दिखने लगता है, तो उसका अपीयरेंस खराब हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर हमें क्या करना है, उसको हटाना है अलगाई को, तो हम क्या कर सकते हैं, एक केमिकल यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट। तो आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट का यूज करोगे फॉर रिमूविंग एल्गाई फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, कॉपर सल्फेट का। तो आपको ये चीज याद रखनी है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, और ये क्वेश्चन आपका आ गया फिर से इंपॉर्टेंट, स्लो सैंड फिल्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्लो सैंड फिल्टर भी आ गया आपका, रैपिड भी आया था, स्लो सैंड भी आ गया। और पूछ क्या रहा है, वही बात, इफेक्टिव साइज। मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10। इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10।
तो D10 क्या होता है किसके लिए? स्लो सैंड फिल्टर के लिए। तो रैपिड के लिए तो मैंने बताया था, ये वाला रैपिड सैंड फिल्टर से क्या बोलते हैं? तीव्र बालू फिल्टर भी इसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो स्लो सैंड होता है, ठीक है, स्लो सैंड का क्या होता है? उसके पार्टिकल्स और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे। तो अब और छोटे छोटे में क्या हो सकता है? तो ये हटा दो, ये हटा दो, दैट मीन्स अपना आंसर यही बचता है, ठीक है। तो 0.35 से जो कम होते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल हो सकते हैं। और यहाँ 0.25 दिया, आप 0.2 तक ले सकते हो, दैट इज 0.2 से 0.35 mm। दिस इज द D effective, D10 फॉर स्लो सैंड फिल्टर एंड दिस वैल्यू इज फॉर रैपिड सैंड फिल्टर। तो आपको इफेक्टिव साइज याद रखना है। मैंने आपको इसके लिए रैपिड सैंड फिल्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने CU भी बताया था, क्योंकि अब इसका क्या है? CU क्या होता है? CU होता है D60 अपॉन D10, ठीक है। पार्टिकल फाइनर देन 10% पार्टिकल फाइनर देन दिस साइज, 60% पार्टिकल फाइनर देन दिस साइज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज कम है, दैट मीन्स जो CU निकल गया, ये वैल्यू कम है, तो CU की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। किससे? इससे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको CU की वैल्यू यहाँ पे बताई थी कितनी? 1.2 से लगभग 1.8 तक वेरी करती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप कहाँ तक वेरी करा दो? इसकी वैल्यू आप वेरी करा दो 1.8 से ज़्यादा ही ले लो, ठीक है। और ये जाती है 3 और कभी कभी 5 तक भी देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है। तो 1.8 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप 3 या 5 कहीं भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये रेंज है आपकी किसकी? स्लो सैंड फिल्टर की। दिस इज फॉर स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। तो आपको ये दो डाटा याद रखना है। हाँ, प्लस रेट, अगर आपसे रेट पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेट क्या होती है? बहुत कम होती है इसकी, इसीलिए इसका एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो रेट इसका क्या होता है? इसका रेट होता है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था किसका? यहीं पे मैंने आपको इसका बताया था, ये इसका लगभग 30 गुना होता है, 30 टाइम्स, दैट इज 3000 टू 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, सेम यूनिट रहेगी। दिस इज द रेट, दिस इज द रेट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। तो यहां से चीजें अलग हैं, ऊपर रैपिड सैंड फिल्टर है और नीचे क्या है? अपना स्लो सैंड फिल्टर है। आपको ये 3 डाटा तो पता ही होने चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। तो आपको डाटा अपनी जितनी ज्यादा हो सके, आपको उतनी ज्यादा डाटा की प्रैक्टिस करनी है, डाटा के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और उनका रिवीजन करते रहना है लगातार, ठीक है। आप चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो 5 डे BOD इज द अल्टीमेट BOD? नहीं, 5 डे BOD तो क्या थी? 5 डे BOD थी अपनी स्टैंडर्ड, 5 डे BOD इज स्टैंडर्ड BOD, या इसे हम क्या बोलते हैं? मानक BOD। दैट मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है। आपको क्या करना होता है? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको चारों ऑप्शन देखने चाहिए, ठीक है। आपको एलिमिनेट करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम जोश में एक ऑप्शन देखते हैं और लगता है ये सही है और हमने टिक करते हैं, जबकि देखते हैं कि नीचे एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया होता है A और C बोथ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं, तो आप सारे ऑप्शन भी चेक किया करो, ठीक है। फिर दिया है 5 डे BOD इज ग्रेटर देन दी 4 डे BOD। उनका कहने का मतलब है कि BOD 5 ग्रेटर देन BOD 4, ठीक है। इस बात पे अभी विचार कर लेंगे। फिर क्या है? 5 डे BOD इज लेस देन 4 डे BOD, दैट मीन्स BOD 5 इज लेस देन BOD 4। अब दो बातें हो चुकी हैं और दो में से कोई एक तो सही होना ही होना है, दैट मीन्स आप इसको तो हटा ही दो, ठीक है। या तो ये बात सही हो जाएगी या तो ये बात सही हो जाएगी। अब कौन सी बात सही होगी हमें ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज BOD, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज BOD। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमें जाननी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है इस बात का कि हम जो फॉर्मूले में BOD पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज BOD अल्टीमेट माइनस BOD अल्टीमेट और e⁻ -KT। ठीक है, ये BOD ये बताता है कि कितना BOD कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, ना कि कितना BOD है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना डिमांड है, तो 5 दिन बाद वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादा डिमांड होगा या 4 दिन बाद वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादा डिमांड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए, तो हटा देते हैं। तो इरेज कर देता हूं मैं। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। मान लो क्या है, दिस इज 1 बीकर, दिस इज 2 बीकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट बीकर हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकंड बीकर हो गया। आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें सीवेज भर लिया। आपने क्या कर दिया इसमें, आपने इसमें सीवेज भर दिया, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे। और इन ऑर्गेनिक मैटर्स का क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन डिमांड होगी उनके डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, इसका एक ग्राफ बनता है ऑर्गेनिक मैटर्स का। ठीक है, तो चलो, तो क्या होता है कि इसका एक मैक्सिमम लिमिट होती है, दैट इज BOD अल्टीमेट। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे बोलते हैं अल्टीमेट ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर आपके सीवेज में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसका ज्यादा होगा। और यहाँ पे आप क्या चल रहा है, आपका टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, टाइम। यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है। तो क्या है कि अगर आप यहाँ पे चीजें देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये 4 दिन हो गया, और यहाँ पे देखा तो ये हो गया क्या, 5 डे। तो आप देखोगे कि 4 दिन के बाद जो BOD डिमांड है वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, 4 डे के BOD डिमांड से। ठीक है, क्योंकि 5 दिन बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो चुका होगा, जबकि 4 डेज में क्या हुआ होगा, अभी कम ही क्या हुआ है, कम ही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हुआ है। मीन्स उसकी ऑर्गेनिक डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, BOD आफ्टर 4 डेज ग्रेटर देन BOD आफ्टर 5 डेज। ठीक है, क्योंकि 4 दिन में कम ऑक्सीजन जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनका जो है डिकम्पोजिशन हुआ होगा, लेकिन 5 दिन बाद क्या है, डिकम्पोजिशन ज्यादा हो चुका है। मीन्स उसकी अब डिमांड जो रह गई है, जो डिमांड रह गई है वो क्या है, अब कम हो चुकी है। तो 5 दिन बाद डिमांड कम है, 4 दिन बाद डिमांड ज्यादा होगी, और अभी आपने डिकम्पोजिशन शुरू ही नहीं किया है तो डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो BOD4 इज ग्रेटर देन BOD5। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। आपके लिए क्वेश्चन को जूम कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज फॉर डीक्लोरिनेशन। मतलब आपको अगर अपने पानी से क्लोरीन को रिमूव करना है तो आप इनमें से किस कंपाउंड का यूज करोगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी सल्फर वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, सल्फर वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में से क्लोरीन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सल्फर थायोऑक्साइड यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सल्फर बाई सोडियम बाई सल्फेट आप यूज कर सकते हो, सोडियम थायोसल्फेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, आप एक्टिवेट कार्बन का यूज भी कर सकते हो, एक्टिवेट कार्बन का भी यूज कर सकते हो। ये सारे यूज आप कर सकते हो किसके लिए? डीक्लोरिनेशन के लिए। अगर आपने गलती से पानी में ज्यादा क्लोरीन मिला दिया है तो आप इन सब कंपाउंड का यूज करके क्या कर सकते हो? क्लोरीन को अपने पानी से रिमूव कर सकते हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन। डीक्लोरिनेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, या फिर सोडियम आर्सेनाइट, या फिर सल्फर का कोई अदर कंपाउंड अगर आपको देखने को मिल जाता है तो सल्फर तो मस्ट है, ठीक है, सल्फर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये 3 कंपाउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाला वीडियो खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आपको आइडिया देना हो तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, ठीक है, थैंक यू।